चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 18, आर्टिकल 352 टू 360। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 352 से 360 तक हैं। ये प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए थे। इनका मेन पर्पज है इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना। ये प्रोविजन फेडरल स्ट्रक्चर को टेम्पररी यूनिटरी बना देता है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अमेंड किए। आइए टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी जैसे वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब इंडिया की सोवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे दूसरे देश का अटैक या आर्म्ड रेबेलियन, आंदोलन या जंग से खतरा हो। इस इमरजेंसी में सेंटर को ज्यादा पावर मिलती है और स्टेट की पावर टेम्पररी सेंटर के पास चली जाती है। जैसे 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया तो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है जब लोग खुद अपने ही देश के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे नक्सलिज्म। अब आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल तब लगता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज फेल हो जाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने ड्यूटीज सही तरीके से नहीं कर रही होती। इसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो स्टेट के गवर्नर के थ्रू अपने डायरेक्ट रूल को इम्प्लीमेंट करे। जैसे उत्तर प्रदेश में 1970s में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जब स्टेट गवर्नमेंट अपने ड्यूटीज सही से नहीं कर रही थी। फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरीज का मतलब है जब स्टेट की गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को पूरा नहीं करती और स्टेट के लॉज फॉलो नहीं किए जाते। अब आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट रेटिंग को खतरा हो, मतलब अगर देश का इकोनॉमिक सिस्टम या करेंसी को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हो। इस इमरजेंसी में सेंटर को पावर मिलती है कि वो फाइनेंशियल मैटर को डायरेक्टली हैंडल करे और स्टेट के फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करे। जैसे 1991 में इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया थे। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन ऑफिशियली इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब देश की इकोनॉमी और करेंसी स्टेबल होती है और क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज को देखते हैं। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन बोरो किया गया है। जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कुछ राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू मूव फ्रीली को टेम्पररी रोक दिया जा सकता है ताकि गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल सके और लॉज एंड ऑर्डर बनाए रखे। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और प्रेस सेंसरशिप लगाई गई थी। अब वाई इमरजेंसी प्रोविजन आर इम्पोर्टेंट देखते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, जब देश को एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन का सामना हो तो इमरजेंसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करके देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगाकर स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। इकोनॉमिक कंट्रोल, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है जब क्रेडिट रेटिंग या करेंसी को खतरा हो। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी 1962,
चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इस इमरजेंसी के दौरान सेंटर को ज्यादा पावर मिल गई थी और स्टेट की पावर टेम्परली रिड्यूस हो गई थी। प्रेसिडेंट रूल 2005। उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जब स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 1991। इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लेकिन ऑफिशियली फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। लेकिन इस क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जैसे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 को डिटेल में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। जब भी देश को एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि दूसरे देश का अटैक या आर्म्ड रेबेलियन यानी आंदोलन का खतरा हो, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब देश को एक्सटर्नल एग्रेशन दूसरे देश का अटैक का खतरा हो। एग्जाम्पल, 1962 में चाइना का अटैक हुआ था तो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंटरनल इमरजेंसी, जब आर्म्ड रेबेलियन यानी कि अपने ही देश के लोग का वायलेंट प्रोटेस्ट हो, जैसे नक्सलिज्म या खालिस्तान मूवमेंट। एग्जाम्पल, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रू लेटर चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन। अब इमिनेंट डेंजर, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ एग्रेशन और रिबेलियन इफ दे फील देयर इज एन इमिनेंट डेंजर। एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान से वार का खतरा हो और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को थ्रेट हो तो इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड चेंजेस इन इमरजेंसी प्रोविजंस को देखते हैं। 38th अमेंडमेंट 1975, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करने की फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम दी गई थी बिना किसी प्रायर अप्रूवल के। इसमें इमिनेंट डेंजर को भी इंक्लूड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976, इस अमेंडमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को पूरे देश या किसी स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड कर दिया था। जैसे अगर पंजाब में रेबिलियन हो तो ओनली पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती थी। 44th अमेंडमेंट 1978, इस अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया था। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशंस की जरूरत थी। इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी थी और हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना पड़ता था। अब रोल ऑफ कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल को देखते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट का रोल एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। 44th अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशंस की जरूरत थी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ओरिजिनली इमरजेंसी डिक्लेयर के बाद 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में अप्रूवल की टाइम लिमिट को 1 मंथ कर दिया गया। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 30 डेज तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी जब तक राज्यसभा अप्रूव कर दे। अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को देखते हैं। ओरिजिनली इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं। ओरिजिनली इमरजेंसी को इंडेफिनिटली कंटिन्यू किया जा सकता था, बस एग्जीक्यूटिव की मर्जी थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इमरजेंसी को हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी, पर 30 दिन के अंदर लोकसभा को अप्रूव करना पड़ता है।
अब जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी 38th अमेंडमेंट में नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया था, मतलब कोर्ट इमरजेंसी को चैलेंज नहीं कर सकती थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये प्रोविजन हटा दिया गया और मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी को मेलेफाइड यानी कि रॉन्ग इंटेंशन या इरेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है। अब रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी को रिवोक कर सकते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट में अगर लोकसभा इमरजेंसी को डिस अप्रूव करती है तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ता है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो रिटर्न नोटिस देने पर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर को रिटर्न नोटिस देना पड़ता है और 14 दिन के अंदर स्पेशल सेशन बुलाई जाती है। अब एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं। 1962 चाइना वार, चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी। ये एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर थी। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, पाकिस्तान के साथ वार की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी जो एक्सटर्नल एग्रेशन थी। 1975 इंदिरा गांधी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी जो बाद में आर्म्ड रेबेलियन के टर्म्स में बदल गई थी। ये इमरजेंसी पॉलिटिकल रीजंस के लिए थी। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल को डिटेल में। प्रेसिडेंट्स रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो आर्टिकल 356 के अंदर जब भी कोई स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता या स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल जाता है। आइए इसके की टर्म्स को देखते हैं। आर्टिकल 355 सेंटर की ड्यूटी है हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी अटैक और इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि अंदरों का खतरा से बचाना। सेंटर को इंश्योर करना पड़ता है कि हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल रही हो। आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई स्टेट का गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 365 अगर स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स को देखते हैं। गवर्नर्स रिपोर्ट प्रेसिडेंट को गवर्नर का रिपोर्ट मिलने पर भी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वो रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 365 अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन को देखते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल्स को सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट की दोनों हाउस में अप्रूव करना पड़ता है। टाइम लिमिट अगर 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तो प्रेसिडेंट रूल्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो सकती है। ड्यूरेशन इनिशियली प्रेसिडेंट रूल को 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है। एक्सटेंशन में अगर 1 ईयर से ज्यादा का टाइम हो तो प्रेसिडेंट रूल को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल हर 6 महीने के बाद जरूरी होती है। 44th अमेंडमेंट के बाद इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शंस नहीं हो सकता ड्यू टू इश्यूज। अब जुडिशियल रिव्यू एंड रिवोकेशन को देखते हैं। 38th अमेंडमेंट 1975 प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को इम्यून कर दिया गया था, मतलब उसका रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 ये प्रोविजन हटा दिया गया और प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट बना दिया गया। एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट रूल मेलेफाइड इंटेंशन यानी कि गलत पर्पस से लगाया गया हो तो कोर्ट उसे चैलेंज कर सकता है। रिवोकेशन प्रेसिडेंट कभी भी
प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकता है और इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट की सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है तो वो प्रेसिडेंट रूल को हटा सकता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हैं। पंजाब 1951, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन पंजाब इन 1951। इस टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही थी, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। कश्मीर 1953, जम्मू एंड कश्मीर में भी कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, स्पेशली जब स्टेट का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉलो नहीं करता था। उत्तर प्रदेश 2018, उत्तर प्रदेश में भी प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात चल रही थी जब स्टेट गवर्नमेंट में लॉज एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़े थे, पर ये अवॉइड किया गया। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। पर्पस, प्रेसिडेंट रूल का प्राइमरी पर्पस है कि अगर कोई स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा करता तो सेंटर को कंट्रोल मिल जाए। ड्यूरेशन 6 मंथ इनिशियली, लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूव लेने पर एक्सटेंड हो सकती है। अप्रूवल प्रोसेस, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ता है और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 30 दिन तक कंटिन्यूएशन होता है जब तक राज्यसभा अप्रूवल नहीं दे देते। जुडिशियल रिव्यू, पहले 38th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट के डिसीजन को इम्यून बनाया, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हो गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिटेल में। फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को थ्रेट हो जाता। ये इमरजेंसी तब लगती है जब इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बदल जाती है कि इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ खतरे में पड़ती है। आइए इसके की टर्म्स को देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो और क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी हो। अगर कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो रहे हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया की जीडीपी गिरती है या करेंसी का वैल्यू बहुत गिर जाता है तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर सकता है। क्रेडिट ऑफ इंडिया, क्रेडिट का मतलब है कि इंडिया की फाइनेंशियल रेपुटेशन और एबिलिटी टू बोरो मनी। अगर इंडिया का क्रेडिट रेटिंग गिर जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है। जैसे अगर इंडिया का क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल एजेंसी से गिर जाता है तो यह फाइनेंशियल इमरजेंसी का रीजन बन सकता है। अब ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखते हैं। प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, प्रेसिडेंट को ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया या किसी पार्ट ऑफ इंडिया को थ्रेटन किया गया है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल रिसेशन या मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हो तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन को देखते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव करना पड़ता है। प्रोक्लेमेशन को 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इमरजेंसी 30 दिन तक सरवाइव कर सकती है जब तक लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए और अप्रूवल ना दे। ड्यूरेशन की बात करें तो इनडेफिनिट ड्यूरेशन होता है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक चलती रहेगी जब तक प्रेसिडेंट उसे रिवोक ना कर दे। एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू एंड रिवोकेशन, जुडिशियल रिव्यू, 38th अमेंडमेंट 1975 के टाइम पे प्रेसिडेंट का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू से इम्यून था, यानी कोई कोर्ट उसे चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद ये प्रोविजन हटा दिया गया और अब फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोर्ट के थ्रू रिव्यू किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन मेलिफाइड इंटेंशन से लिया गया हो तो कोर्ट उसे चैलेंज कर सकती है। रिवोकेशन, प्रेसिडेंट कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती।
एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन इम्पोज हो जाती है, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल को देख लेते हैं। 1975 इमरजेंसी। शाह कमीशन ने 1975 इमरजेंसी को इन्वेस्टिगेट किया और फाइनेंशियल इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं किया। उस टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी कुछ इशू फेस कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना उस टाइम पर अननेसेसरी था। ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दुनिया भर में इकोनॉमीज को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। अगर इंडिया को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना होता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती थी, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पर इस प्रोविजन को यूज नहीं किया। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। जब नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 के थ्रू लगती है तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब है कि सेंटर को ज्यादा पावर मिल जाती है और स्टेट की ऑटोनॉमी कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है। ये प्रोविजन इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को टेम्पोरली यूनिटरी बना देता है। चलिए इसको समझते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, सेंटर वर्सेस स्टेट। सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, सेंटर को स्टेट को डायरेक्ट करने की पावर मिल जाती है। मतलब सेंटर को ये हक मिलता है कि वो किसी भी स्टेट को ऑर्डर दे सकता है अगर उसे लगता है कि स्टेट को किसी मैटर में हेल्प की जरूरत हो। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो सेंटर उस स्टेट को पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर दे सकता है। नॉर्मल टाइम्स वर्सेस इमरजेंसी। नॉर्मल टाइम में सेंटर स्टेट को सिर्फ उनकी मैटर पर डायरेक्शन दे सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर को स्टेट के मैटर में भी डायरेक्ट इंटरवेंशन का पावर मिल जाता है। अब लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं सेंटर और स्टेट के। पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाने का पावर मिल जाता है। मतलब पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर भी लॉज बनाने की पावर मिलती है, जो नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। जैसे अगर एजुकेशन या पुलिस रिफॉर्म जैसे मैटर को सेंटर अपने लेवल पर रेगुलेट करना चाहे तो वो पार्लियामेंट्री लॉज बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टिल एग्जिस्ट। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन पार्लियामेंट को ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है। ये पावर सेंटर को दे दिया जाता है कि वो स्टेट लॉज को ओवरराइड कर सके। ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अगर पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बनाया है तो वो लॉज इमरजेंसी के 6 मंथ बाद इनऑपरेटिव हो जाता है। मतलब वो लॉज खत्म हो जाता है जब इमरजेंसी खत्म होती है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर मिल जाता है, जो स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट को अर्जेंट लेजिस्लेशन की जरूरत है और सेशन नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू टेम्पोररी लॉज बना सकते हैं। अब फाइनेंशियल पावर को देखते हैं। सेंटर स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल पावर मिलती है। वो सेंटर और स्टेट के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन इमरजेंसी के पीरियड तक ही वैलिड रहता है। एग्जाम्पल, अगर सेंटर को ज्यादा फंड की जरूरत है ड्यू टू इमरजेंसी तो वो रेवेन्यू शेयरिंग में चेंज कर सकता है जिससे ज्यादा फंड सेंटर को मिल सके। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मॉडिफिकेशन इमरजेंसी के पीरियड के एंड तक वैलिड रहता है। जब इमरजेंसी खत्म होती है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। प्रेसिडेंट ऑर्डर। हर फाइनेंशियल ऑर्डर जो प्रेसिडेंट इशू करता है उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने ले करना पड़ता है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है।
अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और स्टेट असेंबलीज पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू डिफाइन किया गया है। चलिए इसको समझते हैं। इफेक्ट ऑन लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा लाइफ। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। नॉर्मली लोकसभा की लाइफ 5 साल होती है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट को 1 साल के लिए उसकी लाइफ एक्सटेंड करने का पावर मिलता है। एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की लाइफ 5 साल से कम हो गई हो तो पार्लियामेंट उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ये एक्सटेंशन बार बार हो सकती है, यानी हर साल 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है जब तक इमरजेंसी चल रही हो। मैक्सिमम एक्सटेंशन, लेकिन ये एक्सटेंशन इमरजेंसी के खत्म होने के बाद सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड रहेगा। मतलब अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो लोकसभा की लाइफ को उसके बाद 6 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इफेक्ट्स ऑन स्टेट असेंबलीज, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज की लाइफ भी इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन ये एक्सटेंशन लोकसभा के एक्सटेंशन के हिसाब से होता है। अगर लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड किया गया तो स्टेट असेंबलीज की लाइफ भी सेम पीरियड के लिए एक्सटेंड की जाती है। एग्जाम्पल, अगर लोकसभा की लाइफ को 1 साल एक्सटेंड किया गया है तो स्टेट असेंबलीज की लाइफ भी 1 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। ये एक्सटेंशन स्टेट असेंबलीज के लिए भी पार्लियामेंट के अप्रूवल से होती है। एक्सटेंशन लिमिट, ये एक्सटेंशन नेशनल इमरजेंसी के दौरान होती है और जब इमरजेंसी खत्म होती है तो स्टेट असेंबलीज की लाइफ को एक्सटेंड करने का प्रोसेस भी बंद हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। 1975 इमरजेंसी, जब जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तब लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड किया गया था क्योंकि इमरजेंसी चल रही थी। स्टेट असेंबलीज की लाइफ को भी सेम एक्सटेंशन दिया गया था जो लोकसभा की लाइफ के एक्सटेंशन के बराबर थी। अगर आज भी इंडिया में कोई नेशनल क्राइसिस होता है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस या सिक्योरिटी इशू, तो इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और उसके बाद लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 358 एंड 359। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है और इसके लिए आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का यूज होता है। ये प्रोविजन इमरजेंसी के दौरान सिटीजन के राइट्स को टेम्पोररी लिमिट करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स के साथ। चलिए इनको समझते हैं। आर्टिकल 358, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। क्या होता है ये आर्टिकल 358 में? आर्टिकल 358 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है एक्सटर्नल एग्रेशन या वार के ग्राउंड पे, तब आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको सस्पेंड किया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession or occupation। की पॉइंट्स को देखते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 के राइट सस्पेंड हो जाते हैं और कोई सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। कोर्ट चैलेंज भी नहीं हो सकता है इन राइट्स को सस्पेंड करने के लिए, चाहे इमरजेंसी चल रही हो या बाद में। जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो आर्टिकल 19 के राइट्स ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाते हैं और जो भी लॉज इनकॉन्सिस्टेंट हैं वो खत्म हो जाते हैं। 44th अमेंडमेंट, जब आर्टिकल 58 को सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन या वार के केस में अप्लाई किया जाता है, आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ उन लॉज को प्रोटेक्ट करता है
जो इमरजेंसी के रिलेटेड हैं और कोई और लॉ जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर इंडिया पर पाकिस्तान ने वार डिक्लेयर कर दिया हो तो आर्टिकल 19 के राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट किया जा सकता है और असेंबली और रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है ताकि सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। अब आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। क्या होता है आर्टिकल 59 में? आर्टिकल 59 कहता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सके, लेकिन ओनली इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाता है, राइट्स को नहीं। ये सस्पेंशन कोर्ट में जाने का राइट्स को सस्पेंड करता है। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का केस है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 20 एंड 21 के राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इससे की पॉइंट्स ये है कि आर्टिकल 59 में जो राइट्स सस्पेंड होते हैं उनको थियोरेटिकली एलाइव रखा जाता है, लेकिन इन्फोर्समेंट का राइट्स सस्पेंड हो जाता है। ये सस्पेंशन ओनली स्पेसिफिक राइट्स के लिए होता है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं। ये ऑर्डर होल कंट्री या किसी स्पेसिफिक रीजन में अप्लाई हो सकता है, जैसे कश्मीर में आर्टिकल 359 का यूज हो सकता है। 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 अप्लाई होता है तो सिटीजन को अपने राइट्स को इन्फोर्स करने का राइट्स सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जैसे 1975 इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 359 का यूज किया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया गया था, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 को प्रिजर्व रखा गया था। अब सिमिलरिटीज बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 को देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू, दोनों आर्टिकल के अंदर ओनली इमरजेंसी रिलेटेड लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड किया जाता है। कोई भी और लॉज को इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी और लॉ जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो इमरजेंसी लॉज के अंदर लिए जाते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सेंटर को स्टेट के गवर्नेंस पर कंट्रोल मिल जाता है। ये पावर आर्टिकल 356 के अंदर होती है। इसका मतलब है कि सेंटर स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए समझते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेट्स गवर्नमेंट के फंक्शंस पर कंट्रोल को देखते हैं। प्रेसिडेंट को यह पावर मिलती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। गवर्नर या स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास जो पावर है वो अब प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर का कंट्रोल को देखते हैं। प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा। मतलब स्टेट लॉज को पार्लियामेंट बना सकता है। सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है कि वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड कर सके, जैसे स्टेट अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी के पावर को रोकना। डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। पार्लियामेंट स्टेट के बिल और बजट को पास करेगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर के थ्रू कैरी आउट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लॉज कंटिन्यू टू ऑपरेट। प्रेसिडेंट रूल्स के दौरान जो भी लॉज पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ने बनाए हैं वो कंटिन्यू करते हैं,
चाहे स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई हो। सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन तभी होती है जब पार्लियामेंट अप्रूव करे। स्टेट हाईकोर्ट। स्टेट हाईकोर्ट का स्टेटस, पावर और फंक्शंस प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी सेम रहते हैं, मतलब जुडिशरी अपने काम को कंटिन्यू करती है। अब एसआर बोमाई जजमेंट 1994 बाय सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। एसआर बोमाई केस एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है अगर अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड है, तो स्टेट असेंबली को रिवाइव किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जाएगा। प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को कोर्ट चेक कर सकता है, लेकिन कोर्ट उस सेटिस्फेक्शन के एडिक्वेसी को नहीं देख सकता। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि मटेरियल रिलेवेंट है या नहीं। सेंटर नीड्स टू जस्टिफाई। अगर प्रेसिडेंट रूल को कोर्ट चैलेंज किया जाता है, तो सेंटर को अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कोर्ट को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, तो स्टेट असेंबली को रिवाइव कर सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना स्टेट असेंबली को सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस लॉस करते हुए देखा जाता है, तो उसके डिसीजन स्टेट असेंबली के फ्लोर पर होना चाहिए। मिनिस्ट्री को अनसीट करने से पहले कॉन्फिडेंस वोट होना जरूरी है। एंटी सेक्युलर पॉलिसी। अगर स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर पॉलिसी फॉलो करती है, तो उसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 356 के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ। 1991 पंजाब क्राइसिस। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जब टेररिज्म और लॉज एंड ऑर्डर इशू बढ़ गए थे। सेंटर ने गवर्नर को अपॉइंट किया था और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली सेंटर के अंदर कंट्रोल किया गया। 2018 इन अरुणाचल प्रदेश। प्रेसिडेंट रूल को अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था जब स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल के दौरान डिसमिस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू किया था और स्टेट असेंबली को रिवाइव किया था। अब बात करते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को लगाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसे सेंटर को दिया गया है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन प्रॉपर होना चाहिए, और जब ये इम्प्रॉपरली लगता है तो उसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। हंग असेंबली, नो मेजोरिटी पार्टी। जब स्टेट में हंग असेंबली हो, यानी कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लाती, तो अगर मिनिस्ट्री रिजाइन कर जाती है या अपना मेजोरिटी लॉस कर देती है, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करने का राइट्स मिलता है। एग्जाम्पल, गोवा 2017 में हंग असेंबली थी जहां बीजेपी को गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करना पड़ा जब कांग्रेस ने मेजोरिटी प्रूव नहीं किया। गवर्नर्स रिकमेंडेशंस विदाउट असेसिंग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर गवर्नर स्टेट में अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की पॉसिबिलिटी को असेस किया बिना प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करता है, तो ये इम्प्रॉपर हो सकती है। गवर्नर को पहले अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के चांस देना चाहिए। मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर डिफीट इन असेंबली। अगर मिनिस्ट्री अपने असेंबली में डिफीट के बाद रिजाइन कर देता है और कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं लाती, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को इग्नोर करती है या
मेलेड माला एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी हो सकता है। अब इम्प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, पार्टी हैविंग मेजोरिटी डिक्लाइन टू फॉर्म गवर्नमेंट। अगर एक पार्टी जो मेजोरिटी जीत चुकी है वो मिनिस्ट्री बनाने से मना कर देती है और गवर्नर उस सिचुएशन को एसेस करके प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर देता है तो ये इम्प्रॉपर हो सकता है। गवर्नर को पहले अल्टरनेटिव कोएलिशन ढूंढना चाहिए। गवर्नर डज नॉट अलाउ मिनिस्ट्री टू प्रूव मेजोरिटी। अगर गवर्नर मिनिस्ट्री को मेजोरिटी प्रूव करने का मौका नहीं देता और तुरंत प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर देता है तो ये भी इम्प्रॉपर हो सकता है। गवर्नर को मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंस वोट देने का चांस देना चाहिए। गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अगेंस्ट काम कर रही हो तो वायलेंट रिवोल्ट को बढ़ावा दे रही हो तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये एक इम्प्रॉपर इम्पोजिशन हो सकती है अगर गवर्नर या सेंटर के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं हो। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अगर स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो इंटरनल सबवर्जन या फिजिकल ब्रेकडाउन के लेवल तक नहीं पहुंचते तो प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन इम्प्रॉपर हो सकता है। ये पॉलिटिकल रीजन के लिए मिसयूज हो सकता है। फिजिकल ब्रेकडाउन। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को विलफुल्ली रिफ्यूज कर रही हो जो स्टेट सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर को प्रायर वार्निंग देनी चाहिए थी। और अगर सिचुएशन एक्सट्रीमली अर्जेंसी में नहीं थी तो ये इम्प्रॉपर हो सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। हंग असेंबली। जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं जीत पाती और गवर्नमेंट बनाने के लिए कोएलिशन जरूरी होता है। माल एडमिनिस्ट्रेशन। जब स्टेट गवर्नमेंट अपने ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती, जैसे करप्शन, मिसमैनेजमेंट या इनएफिशिएंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये उन डिस्टर्बेंसेस को रिफर करता है जो स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं लेकिन फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। फिजिकल ब्रेकडाउन। जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को रिफ्यूज करता है जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 को डिटेल में। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, लेकिन इंडिया में अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। ये इमरजेंसी तब लगती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया के किसी पार्ट ऑफ इंडिया को थ्रेट होता है। आर्टिकल 360 को समझना जरूरी है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टूल्स है सेंटर के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे यूज किया जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं। की पॉइंट अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसीज को देखते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस नेशनल रिकवरी एक्ट 1933। आर्टिकल 360 का पैटर्न यूएसए के नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 से इंस्पायर्ड है। उस एक्ट का गोल था कि फाइनेंशियल रिकवरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया में भी आर्टिकल 360 को फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त यूज किया जा सकता है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड येट। इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन किए गए थे, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सेंटर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिलती है जो किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को फॉलो करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है तो सेंटर उस स्टेट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। प्रेसिडेंशियल पावर ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को कुछ स्पेसिफिक पावर मिलती है, जैसे सैलरीज और अलाउंसेस रिडक्शन। प्रेसिडेंट सैलरीज और अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट एम्प्लॉय हो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सेंटर
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। रिजर्वेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, जब स्टेट लेजिस्लेचर फाइनेंशियल बिल पास करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उन बिल को रिजर्व कर सके फॉर हिज कंसिडरेशन। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। 1991 फाइनेंशियल क्राइसिस, 1991 में इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत लो हो गया था। आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत थी, लेकिन उस टाइम पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन किए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का यूज नहीं हुआ। फिजिकल डिसिप्लिन, अगर एक स्टेट को फिजिकल मिसमैनेजमेंट या डेब्ट क्राइसिस का सामना हो तो सेंटर उस स्टेट को आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल प्रोपराइटी फॉलो करने का डायरेक्शन दे सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट अपने फाइनेंशियल बजट को बैलेंस नहीं कर पाता तो सेंटर उसे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए कह सकता है।